Hello everyone, welcome back to YouTube platform Bright English Hub. Today in this lecture we will discuss about parts of a sentence. Sentence के कितने parts होते हैं, कैसे sentence को इन parts में divide किया जाता है, आज इस lecture में हम इसके बारे में जानेंगे और समझेंगे। तो lecture को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, lecture को शेयर करें और लाइक करें। Parts of sentence, there are two parts of sentence. Subject and second predicate. दो पार्ट होते हैं सेंटेंस के, पहला सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। अब आप ये पूछेंगे कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस मीन्स वाक्य। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक अ सेंस इज नॉन एज सेंटेंस। वाक्य शब्दों का ऐसा समूह है जो कि एक अर्थ देता है, उसे क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंग्लिश में 26 अल्फाबेट्स होते हैं और ये 26 अल्फाबेट मिलकर क्या बनाते हैं? वर्ड बनाते हैं। और ये वर्ड्स बनकर क्या बनाते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स बनाते हैं। और जब ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स आपस में मिलते हैं और एक अर्थ देते हैं, तब क्या बनता है? तब बनता है सेंटेंस। क्या बनता है? वाक्य। सेंटेंस के दो पार्ट बताए, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट को क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट को कर्ता बोलते हैं और प्रेडिकेट को विधेय बोलते हैं। सब्जेक्ट के भी कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं। पहला क्वालिफायर और दूसरा मेन वर्ड या हेड वर्ड, जो कि नाउन या प्रोनाउन होगा। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। राम इज स्लीपिंग। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है, ये समझेंगे। राम क्या है? राम इज सब्जेक्ट और इज स्लीपिंग क्या है? प्रेडिकेट है। जिसके बारे में सेंटेंस में बात की जा रही है वो हमेशा क्या होगा? सब्जेक्ट होगा और रेस्ट पार्ट ऑफ दैट सेंटेंस विल बी प्रेडिकेट। ऐसे ही इसमें सब्जेक्ट के कितने पार्ट बताए? दो पार्ट बताए, पहला क्वालिफायर और दूसरा मेन वर्ड या हेड वर्ड। अब क्वालिफायर के भी कितने पार्ट होते हैं? तीन पार्ट होते हैं। डिटरमिनर और एडजेक्टिव और तीसरा एडजेक्टिव फ्रेज। क्वालिफायर के तीन पार्ट होते हैं, क्या क्या? डिटरमिनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज। नाउ वी विल अंडरस्टैंड दैट इफ अ सेंटेंस कंटेन all three parts of a qualifier, then what will be the structure of that sentence? यदि जो एक सेंटेंस है, यदि उसमें क्वालिफायर के तीनों पार्ट्स आ रहे हैं तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसके बारे में समझेंगे। यदि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है और सब्जेक्ट का पार्ट क्या है? क्वालिफायर है, और क्वालिफायर के जो तीनों पार्ट हैं वो इंक्लूड हो रहे हैं, तो उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा? उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा। सबसे पहले क्या आएगा? डिटरमिनर आएगा, देन उसके बाद एग्जेक्टिव आएगा, देन उसके बाद क्या आएगा? मेन वर्ड आएगा या फिर बोल सकते हैं हेड वर्ड आएगा, देन उसके बाद क्या आएगा? एडजेक्टिव फ्रेज आएगा। यदि किसी सेंटेंस में हेड वर्ड ही इस्तेमाल किया गया है एज अ सब्जेक्ट, तो उसका स्ट्रक्चर किस प्रकार होगा? यदि किसी सेंटेंस में
When only head word is used in a sentence, then the structure of that sentence will be sentence is equals to head word plus predicate. सेंटेंस इज इक्वल्स टू हेड वर्ड प्लस प्रेडिकेट. एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. एग्जाम्पल मैंने यहां पे लिया, मोहन रन्स, सीता सिंग्स, आई गो, दे प्ले. इस सेंटेंस में मोहन रन्स में मोहन क्या है? मोहन विल बी हेड वर्ड या मेन वर्ड है, और रन्स क्या है? रन्स प्रेडिकेट है, विधेय है. सीता क्या है? हेड वर्ड है, और सिंग्स क्या है? प्रेडिकेट है. ऐसे ही इस सेंटेंस में आई क्या है? हेड वर्ड है, और गो क्या है? प्रेडिकेट है. दे क्या है? हेड वर्ड या मेन वर्ड है, और प्ले क्या है? प्रेडिकेट है. जैसे कि मैंने आपको अभी पहले बताया कि हेड वर्ड की जगह हम किसका इस्तेमाल करते हैं? हेड वर्ड की जगह हम किसका इस्तेमाल करते हैं? नाउन का और प्रोनाउन का. प्रोनाउन का या फिर नाउन का यूज किया जाएगा. किसकी जगह? हेड वर्ड की जगह, मेन वर्ड की जगह नाउन का या प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाएगा. जैसे कि इन सेंटेंसेस में मोहन क्या है? नाउन है, सीता नाउन है, आई क्या है? प्रोनाउन है. इनमें किसका इस्तेमाल किया गया? नाउन और प्रोनाउन का इस्तेमाल किया गया. इन द सब्जेक्ट ओनली अ नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज हेड वर्ड. मीन्स कोई भी सेंटेंस है, यदि सब्जेक्ट उसमें हेड वर्ड है या मेन वर्ड है, तो उसमें किसका यूज किया जाएगा? हमेशा नाउन और प्रोनाउन का एज अ हेड वर्ड यूज किया जाएगा. नाउ वी विल अंडरस्टैंड दैट इफ अ सेंटेंस कंटेन्स हेड वर्ड एंड क्वालिफायर. यदि कोई सेंटेंस में किसी हेड वर्ड या क्वालिफायर का प्रयोग किया गया है, तो उसका स्ट्रक्चर किस प्रकार होगा? उसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होगा, क्वालिफायर प्लस हेड वर्ड प्लस प्रेडिकेट. सबसे पहले क्या आएगा? क्वालिफायर आएगा. उससे बाद में क्या आएगा? हेड वर्ड या मेन वर्ड आएगा. देन उसके बाद प्रेडिकेट आएगा. फॉर एग्जाम्पल, अ बॉय रन्स. इस सेंटेंस में रन्स क्या है? प्रेडिकेट है. आ क्या है? क्वालिफायर है, और बॉय क्या है? हेड वर्ड है. तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? क्वालिफायर प्लस हेड वर्ड प्लस प्रेडिकेट. सेकेंड एग्जाम्पल समझते हैं. एन एलिफेंट मूव. एन क्या है? क्वालिफायर है. एलिफेंट क्या है? हेड वर्ड है. मूव्स क्या है? प्रेडिकेट है. द सन शाइन. क्वालिफायर है. द सन क्या है? हेड वर्ड या मेन वर्ड है. शाइन्स प्रेडिकेट है. सम क्वालिफायर है. बॉयज हेड वर्ड या मेन वर्ड है. प्ले प्रेडिकेट है. इन सेंटेंसेस में जहां भी हेड वर्ड आ रहा है, हेड वर्ड की जगह किसका इस्तेमाल किया गया है? नाउन का यूज किया गया है. किसका? नाउन का. अभी हमने पीछे पढ़ा, रिमेंबर दैट noun and pronoun will be used as head word or main word. सेंटेंस में जब हेडवर्ड का प्रयोग किया गया है, तो हेडवर्ड की जगह किसका इस्तेमाल किया जाएगा? उस सेंटेंस में हमेशा हेडवर्ड की जगह नाउन या प्रोनाउन का यूज किया जाएगा. इन सेंटेंसेस को देख के हमें पता चल रहा है, बॉय नाउन, एलिफेंट, सन, बॉयज, ये सब क्या है? नाउन्स हैं. अब ये समझेंगे कि किसी सेंटेंस में यदि किसका इस्तेमाल किया गया है? क्वालिफायर का यूज किया गया है, प्लस हेडवर्ड का यूज किया गया है, प्लस प्रेडिकेट का तो यूज किया ही गया है, बट जो क्वालिफायर है उसके साथ साथ किसी किसका? डिटरमिनर का यूज किया गया है, या फिर किसका यूज किया गया है? किसी एडजेक्टिव का यूज किया गया है. तब उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? किस प्रकार उस सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा? यदि किसी सेंटेंस में
क्वालिफायर की जगह किसी डिटरमिनर और एडजेक्टिव का यूज किया गया है तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होगा। सेंटेंस इज इक्वल्स टू डिटरमिनर प्लस एडजेक्टिव प्लस हेड वर्ड देन प्रेडिकेट। फॉर एग्जाम्पल, ए ब्लैक कैट रन्स। ए क्या है यहाँ पर? ए डिटरमिनर है, ब्लैक क्या है? एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि कैट जो है वो नाउन है और नाउन की क्या कर रहा है? विशेषता बता रहा है। तब यहाँ पर कैट क्या है? हेडवर्ड या मेन वर्ड है, और रन्स क्या है? प्रेडिकेट है। ऐसे ही इस सेंटेंस में एन क्या है? डिटरमिनर है, ओल्ड क्या है? एडजेक्टिव है, मैन हेडवर्ड है, और सिंग्स क्या है? प्रेडिकेट है। द ब्यूटिफुल गर्ल स्लीप्स। इस सेंटेंस में द क्या है? डिटरमिनर है, ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है, गर्ल हेडवर्ड है, और स्लीप प्रेडिकेट है। हिज क्या है? डिटरमिनर है, एल्डर एडजेक्टिव है, ब्रदर हेडवर्ड या मेन वर्ड है, और प्लेस क्या है? प्रेडिकेट है। तो इन सेंटेंसेस से हमें पता चल रहा है कि जब किसी सेंटेंस में क्वालिफायर की जगह डिटरमिनर और एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया गया है तो उस सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा? उस सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होगा। डिटरमिनर प्लस एडजेक्टिव प्लस हेडवर्ड या मेन वर्ड प्लस प्रेडिकेट। क्वालिफायर की जगह किसका इस्तेमाल किया गया? डिटरमिनर और किसका? एडजेक्टिव का। जैसे कि हम जानते हैं कि जो क्वालिफायर होता है उसके मैंने कितने पार्ट बताए? 3 पार्ट बताए, डिटरमिनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज। क्वालिफायर की जगह डिटरमिनर का भी यूज किया जा सकता है, एडजेक्टिव का भी यूज किया जाता है, और एडजेक्टिव फ्रेज का भी यूज किया जाता है। अभी मैंने आपको एक नोट बताया कि जब भी हेडवर्ड का यूज किसी सेंटेंस में किया जाएगा तो हेडवर्ड की जगह किसका इस्तेमाल किया जाएगा? नाउन और प्रोनाउन का। इन सेंटेंसेस को पढ़कर पता चल रहा है कि इन सेंटेंसेस में जो हेडवर्ड है या मेन वर्ड है वो क्या है? नाउन है। क्या है? नाउन है। और जो एडजेक्टिव है वो क्या कर रहा है? नाउन की विशेषता बता रहा है। यहाँ पे ए क्या है? डिटरमिनर है, एन भी डिटरमिनर है, दा भी डिटरमिनर है। ए और एन क्या है? इंडेफिनिट आर्टिकल्स हैं। क्या है? इंडेफिनिट आर्टिकल्स। और दा क्या है? डेफिनेट आर्टिकल है। क्या है? डेफिनेट आर्टिकल। और हिज क्या है? पॉजेसिव डिटरमिनर है। क्या है? पॉजेसिव डिटरमिनर। यदि किसी सेंटेंस में डिटरमिनर प्लस एग्जेक्टिव फ्रेज का इस्तेमाल किया गया है तब उस सेंटेंस का स्ट्रक्चर किस प्रकार होगा समझते हैं। सेंटेंस इज इक्वल्स टू डिटरमिनर प्लस एग्जेक्टिव प्लस हेड वर्ड प्लस एग्जेक्टिव फ्रेज प्लस प्रेडिकेट। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। द ओल्ड मैन स्टैंडिंग इन द कॉर्नर लाफ्स। जो बूढ़ा आदमी जो कि कॉर्नर में खड़ा है वो क्या करता है? हंसता है। इस सेंटेंस में दा क्या है? डिटरमिनर है, ओल्ड क्या है? एडजेक्टिव है। क्यों है एडजेक्टिव? क्योंकि मैन की क्या कर रहा है? विशेषता बता रहा है। मैन क्या है? हेडवर्ड है। स्टैंडिंग इन द कॉर्नर क्या है? एडजेक्टिव फ्रेज है। और लाफ क्या है? प्रेडिकेट है। द फैट गर्ल सिटिंग इन द कॉर्नर वीप्स। द क्या है? डिटरमिनर है। फैट क्या है? एडजेक्टिव है। क्यों? गर्ल की विशेषता बता रहा है। गर्ल क्या है? हेडवर्ड या मेन वर्ड है। सिटिंग इन द कॉर्नर क्या है? एडजेक्टिव फ्रेज है। और वीप्स क्या है? प्रेडिकेट है। माई एल्डर सिस्टर लिविंग इन दिल्ली रीड्स। माई क्या है? डिटरमिनर है। कौन सा? पॉजेसिव डिटरमिनर है। एल्डर क्या है? एडजेक्टिव है। सिस्टर हेडवर्ड या मेन वर्ड है। लिविंग इन दिल्ली क्या है? एडजेक्टिव फ्रेज है। और रीड्स क्या है? प्रेडिकेट है।
योर क्या है, डिटर्मिनर है, कौन सा, पजेसिव डिटर्मिनर है। यंगर क्या है, एडजेक्टिव है, क्यों, क्योंकि ब्रदर की विशेषता प्रकट कर रहा है। ब्रदर क्या है, हेडवर्ड या मेन वर्ड है। इन कानपुर क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज है। इज इल क्या है, प्रेडिकेट है। इन सेंटेंसेस में हमने ये देखा कि जब किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव फ्रेज प्रयुक्त होती है तो वो क्या करती है, हेडवर्ड से बाद में आती है। हेडवर्ड या मेन वर्ड से बाद में आकर हेडवर्ड को क्या करती है, डिस्क्राइब करती है। एडजेक्टिव फ्रेज कम्स आफ्टर द हेडवर्ड एंड डिस्क्राइब इट। स्ट्रक्चर क्या होगा, डिटर्मिनर प्लस एडजेक्टिव प्लस हेडवर्ड प्लस एडजेक्टिव फ्रेज प्लस प्रेडिकेट। ये स्ट्रक्चर होगा। जब किसी सेंटेंस में क्या हो रहा है, एडजेक्टिव फ्रेज प्रयुक्त हो रही है, तो उस सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होगा। यदि किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव फ्रेज आ रहा है तो वो क्या करता है, जो एडजेक्टिव फ्रेज होता है वो हेडवर्ड को डिस्क्राइब करता है। हेडवर्ड मींस नाउन या किसी प्रोनाउन को क्या करेगा, डिस्क्राइब करेगा, और हेडवर्ड से हमेशा बाद में आएगा। अब पढ़ते हैं जेरेंड के बारे में। जेरेंड एज अ सब्जेक्ट, यदि किसी सेंटेंस में जेरेंड का प्रयोग एज अ सब्जेक्ट किया गया है तो वहां पर क्या कंडीशन होगी। जेरेंड के बारे में समझते हैं। यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दिया जाए तो क्या फॉर्म होगा, जेरेंड फॉर्म होगा। फॉर एग्जाम्पल, गो, वर्ब की क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, प्लस आईएनजी बिकम्स गोइंग, then it will be gerund. For example, playing is useful, smoking is harmful, swimming is a good exercise, walking is useful. इन सेंटेंसेस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाया गया है, आईएनजी लगाया गया है। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाया जाएगा तो क्या फॉर्म होगा, जेरेंड फॉर्म होगा। प्लेइंग इज यूजफुल, ये क्या है, जेरेंड है, और ये क्या है, प्रेडिकेट है। इस सेंटेंस से ये पता चल रहा है कि जब किसी सेंटेंस में जेरेंड का यूज किया जाएगा तो वहां पर स्ट्रक्चर क्या होगा, जेरेंड प्लस प्रेडिकेट। और ये कैसे फॉर्म होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से क्या बनता है, जेरेंड बनता है। ऐसे ही इस सेंटेंस में स्मोकिंग इज यूजफुल, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। स्मोकिंग क्या है, जेरेंड है, और इज हार्मफुल क्या है, प्रेडिकेट है। स्विमिंग भी क्या है, जेरेंड है, क्यों, स्विम में क्या लगाया गया है, आईएनजी लगाया गया है। इज अ गुड एक्सरसाइज क्या है, प्रेडिकेट है। वॉक में आईएनजी लगाया गया, क्या बना, जेरेंड बना। इज यूजफुल क्या है, प्रेडिकेट है। हमेशा याद रखिए कि जब जेरेंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का इस्तेमाल किया जाएगा तो उसे कैसे यूज किया जाएगा, इट विल बी यूज्ड एज नाउन। नाउ वी विल अंडरस्टैंड अबाउट infinitive as a subject. When infinitive is used in a sentence as a subject, then what will be the structure? By adding to before the first form of a verb, an infinitive is formed. Means जब हम किसी verb की first form से पहले to add करेंगे तो किसका formation होगा, infinitive का formation होगा। It is also called non-finite verb. इसको non-finite verb भी बोलते हैं, और समटाइम्स डबल पार्ट ऑफ स्पीच भी इसको कहा जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। टू स्मोक इज हार्मफुल। स्मोक क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और इससे पहले क्या लगाया गया है, टू लगाया गया है, और ये क्या है, सब्जेक्ट है। हम ये समझ रहे हैं जब सब्जेक्ट एज अ इंफिनिटिव यूज किया गया है तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर होगा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस प्रेडिकेट। ऐसे इस दूसरे एग्जाम्पल में टू वॉक इज यूजफुल, टू किससे पहले लगाया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाया, और इज यूजफुल क्या है, प्रेडिकेट है। जो इंफिनिटिव
होता है वो कैसे बनते हैं? इन्फिनेटिव। वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाने से किसका फॉर्मेशन होता है? इन्फिनेटिव का फॉर्मेशन होता है। ऐसे ही जेरेंट का फॉर्मेशन कैसे होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब हम आईएनजी लगाएंगे तो क्या फॉर्म होगा? जेरेंट फॉर्म होगा। अब ये समझेंगे कि जब किसी सेंटेंस में इट और देयर का इस्तेमाल किया गया है एज अ सब्जेक्ट, तब उसका स्ट्रक्चर क्या होगा और इट और देयर का वहां पर क्या यूज होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। इट वॉज रेनिंग। इट क्या है? एज अ सब्जेक्ट यूज किया गया है और इट यहां पर क्या है? इम्पर्सनल सब्जेक्ट है जिसका कोई मतलब नहीं है, न्यूट्रल है। वॉज रेनिंग, वॉज रेनिंग क्या है? प्रेडिकेट है। देयर वॉज अ किंग, यहां पर क्या किया जा रहा है? किसी के बारे में बताया जा रहा है, इसलिए यहां पर किसका इस्तेमाल किया गया है? देयर का इस्तेमाल किया गया है। और देयर यहां पर क्या है? इंट्रोडक्टरी एडवर्ब है। देयर वॉज अ किंग, देयर इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट, वो भी कौन सा? इंट्रोडक्टरी। वॉज अ किंग क्या है? प्रेडिकेट है। हमेशा याद रखिए, जब भी इट और देयर का यूज होगा एज अ सब्जेक्ट, वो इट क्या है? न्यूट्रल रहेगा, उसका कोई मीनिंग नहीं होगा। और देयर किस तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा? देयर का यूज इंट्रोडक्टरी एडवर्ब की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। बताया जा रहा है कि उस टाइम पर क्या था? एक राजा था। देयर वॉज अ किंग। ऐसे ही जब इन्फिनेटिव फॉर्म होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाया जाएगा तो इन्फिनेटिव फॉर्म होगा। और जब जेरेंट फॉर्म होगा तो क्या होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाया जाएगा, तब जेरेंट फॉर्म होगा। पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट के बारे में पार्ट 2 में पढ़ेंगे कि प्रेडिकेट के कितने पार्ट होते हैं, क्या उनका स्ट्रक्चर होता है। मैं उम्मीद कर रही हूं कि अभी तक जो इस लेक्चर में मैंने आपको पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट के बारे में बताया वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इफ यू लाइक माई वीडियो, डू सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर द वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। टिल देन, कीप शाइनिंग, कीप लर्निंग। See you in the next class.